हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 विषय अंग्रेजी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये आपकी इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क्स का आने वाला है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे या तो कोई आर्टिकल पूछा जाएगा या फिर कोई स्पीच या फिर कोई विजुअल इनपुट आपसे पूछा जा सकता है। तो हम तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी हम कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीचेज और कुछ इम्पॉर्टेंट विजुअल इनपुट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक बात ये कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके निश्चित रूप से परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा को आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो पहले से ही अपलोड है वो आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपका मॉडल पेपर है वो पूरी तरह से सॉल्व उसमें किया हुआ है। और इसके अलावा जो भी सामग्री है बुक से संबंधित वो सारी वहाँ पर अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ ये कि कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट ज़रूर डालें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिले। तो आइए यहाँ पर हम ये एक आर्टिकल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 28, राइट एन आर्टिकल फॉर द एक्सप्रेस। किसी अखबार में छपवाने के लिए एक आर्टिकल आपको यहाँ पर लिखना है। क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करते हुए द वर्स्ट इविल ऑफ फीमेल फॉइटेसाइड, यानी फीमेल फॉइटेसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के जो वर्स्ट इविल्स हैं उनकी क्रिटिसाइज़ करते हुए इंडिया के अंदर अबाउट 100 वर्ड्स, और ये इसकी अधिकतम सीमा 100 वर्ड्स की है। यू आर विभा या वैभव, और मान लीजिए कि आपका नाम विभा या वैभव है। तो प्यारे बच्चों, हम किस तरीके से एक आर्टिकल लिखते हैं। चूँकि जो भी आर्टिकल लिखा जाता है वो किसी अखबार में छपवाने के लिए लिखा जाता है किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम ली है वो है फीमेल फॉइटेसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। तो अब चूँकि अखबार में छपवाने के लिए है तो लेखक का नाम हम इस तरह लिख देंगे जैसे भाई विभा या वैभव, और ऊपर ही ऊपर हम इसका टॉपिक का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसको लिख देंगे भाई किस सब्जेक्ट पर हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं फीमेल फॉइटेसाइड और लिखने वाला लेखक है भाई विभा या वैभव, कोई भी एक नाम जैसा कि क्वेश्चन में आया था। तो आइए शुरू करते हैं। फीमेल फॉइटेसाइड इज़ ए हीनियस किलिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन द बॉम ऑफ ए मदर, यानी ये फीमेल फॉइटेसाइड जो है, कन्या भ्रूण हत्या, ये क्या है कि माँ की कोख में ही जब ये पता चल जाए कि होने वाला जो शिशु है वो गर्ल चाइल्ड है तो लोग उसको मार डालते हैं। ये बहुत ही घृणित रूप से किलिंग उसकी की जाती है। वी हैव रीच्ड द मून, और हालत ये है कि हम अपने आप को बहुत ही सभ्य लोग कहते हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। बट द वन थिंग, लेकिन ये बात, दैट हैज़ रिमेन्ड स्टैंड स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय से आज भी कायम है, इज़ द एटीट्यूड, और वो है दृष्टिकोण ऑफ सोसाइटी, समाज का, टुवार्ड्स फीमेल्स, महिलाओं के प्रति, यानी महिलाओं के प्रति जो समाज का एटीट्यूड है वो आज भी ऐसे कैसे ही बना हुआ है। देर आर पीपल एंड फैमिलीज who consider a girl as a liability and a boy as an asset। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो एक गर्ल को, एक लड़की को लायबिलिटी मानते हैं, यानी कर्ज मानते हैं, एंड ए बॉय, और लड़के को मानते हैं एसेट, यानी संपत्ति मानते हैं। दे बिलीव
दैट द बॉय ऑफ टुडे विल कैरी देयर नेम। वे ऐसा विश्वास करते हैं कि आज का जो लड़का है वो उनके नाम को आगे लेके जाएगा, एंड प्रॉपर्टी, और उनकी संपत्ति को भी आगे लेके जाएगा टू फ्यूचर जनरेशंस, आगे की पीढ़ियों तक। जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ। बट दे फॉरगेट ए बॉय कैन नेवर बी ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी जो लड़का है वो कभी भी लड़का नहीं बनता, कभी भी लड़का बन के इस दुनिया में नहीं आता। इफ़ हिज मदर ए फीमेल वुड नॉट हैव बीन देयर। यदि उसकी माँ जो कि एक महिला है वो इस दुनिया में नहीं होती। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति जो लड़का है वो इस दुनिया में क्यों आया, बदौलत उसकी माँ के। अब माँ भी एक महिला है, तो महिला के बिना कोई भी पुरुष इस दुनिया में नहीं आ सकता। मोर ओवर, इससे भी बड़ी बात यह है नाउ डेज आजकल कि डॉटर्स टेक मोर केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। डॉटर्स आज के ज़माने में लड़कों की बजाय ज़्यादा केयर करती है अपनी पेरेंट्स की। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां वास्तव में लड़कों की अपेक्षा बुढ़ापे में माँ बाप की ज़्यादा केयर करती है, ज़्यादा देखभाल करती है इन ओल्ड एज, वाइल द सन्स लीव देम एट द मर्सी ऑफ ओल्ड एज होम्स। जबकि लड़के, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लड़के जो है अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम की मर्सी पे छोड़ देते हैं, यानी जो वृद्धाश्रम होते हैं उनकी दया पर उनको छोड़ देते हैं, यानी घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में जा कर के पटक देते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को, एंड बिकम बिजी विद देयर ऑन लाइफ, और अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक और एक्सरसाइज हल करेंगे, एक और आर्टिकल लेंगे, और ये रहा आपका आर्टिकल। कंप्यूटर एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। कंप्यूटर शिक्षा प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत है, यानी वर्तमान की ज़रूरत है। राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक विद इन 100 वर्ड्स। तो आइए इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन यानी कंप्यूटर की शिक्षा। सर्टेनली, निश्चित रूप से, कंप्यूटर एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। निश्चित रूप से कंप्यूटर एजुकेशन जो है प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत है। नाउ आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन आवर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, यानी आर्किटेक्ट जो होते हैं वो भी अब हमारे जो मकानों की डिज़ाइन है उसके लिए यानी मकानों की डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हैं। आवर पे बिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि हमारी सैलरी के जो पे बिल होते हैं वो भी कंप्यूटर्स के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। टुडे साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, म्यूजिशियंस, अकाउंटेंट्स, सोल्जर्स, बिजनेसमैन and almost everybody are using computers in their day to day work। यानी आज की दुनिया में ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई भी ऐसा वोकेशन नहीं है जो बिना कंप्यूटर की सहायता से किया जा सके। चाहे कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे म्यूजिशियंस हो, संगीतकार हो, अकाउंटेंट हो, सोल्जर्स हो मतलब सैनिक हो, बिजनेसमैन हो, कोई व्यापारी हो, एंड बल्कि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग हर आदमी कंप्यूटर्स का प्रयोग करता है इन देयर डे टू डे वर्क, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए। कंप्यूटर्स सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी। कंप्यूटर धन, समय और एनर्जी सभी की बचत करते हैं। सिटिंग एट आवर प्लेस, हमारी जगह पर बैठ करके, यानी अपनी जगह पर बैठे बैठे ही, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की सहायता से, वी कैन कम्युनिकेट, हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, विद एनी बॉडी एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ। कंक्लूडिंग वी कैन से, निष्कर्षतः वी कैन से यानी हम ये कह सकते हैं दैट टुडे कि आज, देयर इज़ नो फील्ड, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है इन विच कंप्यूटर इज़ नॉट बीइंग यूज्ड,
जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता हो। सो इट इज़ इम्पेरेटिव टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि हमको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पर एक आर्टिकल लिया कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, और अब हम एक और आर्टिकल यहाँ पर लेंगे। ये देखिए आप, राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए आप एक आर्टिकल लिखिए अबाउट द यूज एंड मिस यूज ऑफ सेल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन के यूज़ और मिस यूज़ के बारे में। कीपिंग इन व्यू ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट लाइफ का, यानी स्टूडेंटों के जीवन में, यानी स्टूडेंटों के जीवन में कंप्यूटर का, यानी स्टूडेंटों के जीवन में मोबाइल फ़ोन के यूज़ और मिसयूज़ के बारे में आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है, एक लोकल अखबार में छपवाने के लिए। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर भी 100 वर्ड की है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ सेल फ़ोन के बारे में बात करेंगे। यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ सेल फ़ोन, और बाई लगा करके यहाँ पर हम लेखक का नाम लिख देंगे। सेल फ़ोन इज़ ए वेरी यूज़फुल डिवाइस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। आपस में बातचीत करने के लिए, यानी संबंध स्थापित करने के लिए सेल फ़ोन जो है बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है, बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन चैटिंग। सेल फ़ोन का जो यूज़ है वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे इन चैटिंग यानी बातचीत करने के लिए, चैट करने के लिए, प्लेइंग गेम्स गेम खेलने के लिए, लिसनिंग टू म्यूजिक संगीत सुनने के लिए, मेंटेनिंग आवर बैंक अकाउंट ETC हमारे बैंक के खाते को मेंटेन करने के लिए। वी कैन आल्सो यूज़ सेल फ़ोन फॉर यूजिंग इंटरनेट। इसके अलावा हम सेल फ़ोन का यूज इंटरनेट का उपयोग करने के लिए भी कर सकते हैं। विच गिव्स वर्ल्ड वाइड न्यूज़, जो हमको पूरी दुनिया की खबर हमको देता है। स्टूडेंट्स कैन गेट द लेटेस्ट न्यूज़, विद्यार्थी भी लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी अभियांत्रिकी से संबंधित, एंटरटेनमेंट्स मनोरंजन से संबंधित, एंड हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा से संबंधित। बट इट हैज़ सम निगेटिव इफ़ेक्ट्स, लेकिन इसके कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। आल्सो यानी भी, यानी इसके कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इफ़ वी यूज़ इट फ्रीक्वेंटली वाइल ड्राइविंग, यदि हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ गाड़ी चलाते वक्त करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वी इनवाइट एक्सीडेंट्स। तो एक मिसयूज़ तो यही है इसका। तो ये निश्चित रूप से हम एक्सीडेंट को इनवाइट करते हैं, यानी आप गाड़ी चला रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से हम एक्सीडेंट को न्योता दे रहे हैं। चैटिंग कंटिन्यूसली, इसके अलावा हम लगातार किसी से बात करते हैं तो समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों तक, ऑन सेल फ़ोन, मोबाइल के ऊपर। इससे क्या होता है, एक तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपके कान ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा डिस्टर्ब्स द स्लीप पैटर्न, ये हमारी जो नींद का पैटर्न है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। विदाउट साउंड स्लीप स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड प्रॉपरली, क्योंकि बिना गहरी नींद लिए हुए हम तरोताज़ा नहीं रह सकते, और तरोताज़ा नहीं रहेंगे तो वी कैन नॉट रीड प्रॉपरली, तो हम ढंग से पढ़ भी नहीं सकते। एंड फोकस ऑन देयर स्टडीज़, इसके अलावा विद्यार्थी उनकी स्टडीज़ पर भी फोकस नहीं कर पाते। सो वी शुड यूज इट व्हेन नेसेसरी, इसलिए हमको मोबाइल फ़ोन का यूज जब भी ज़रूरत हो तो सीमित मात्रा में ही इसका यूज़ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम यहाँ पर अब लेंगे स्पीच। अब तक हमने आर्टिकल देखे कुछ इम्पोर्टेंट, और हम कुछ इम्पोर्टेंट स्पीच यहाँ पर लेंगे जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। जैसे ये देखिए आप, डिलीवर ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन 100 वर्ड्स, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी है, यानी एक भाषण लिखना है
समय का महत्व, ये है आपका टॉपिक। तो जैसे भाषण दिया जाता है तो स्पीच की शैली में, यानी स्पीच की जो स्टाइल होती है उसी स्टाइल में हमको ये लिखना पड़ता है। जैसे डियर फ्रेंड्स, या आप जैसे स्कूल की बात करें तो कि वी रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट में आप इसको इस तरह ही शुरू कर दें, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन, आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व के बारे में। यू माइट हैव हर्ड ए वेरी फेमस सेइंग, हो सकता है कि तुमने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कहावत है वो सुनी हो, दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यानी समय और तूफान किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो अपनी ही गति से चलते रहते हैं। हमको ही उनके साथ चलने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि भाई तुम जगोगे जब भी 6 बजेंगे, नहीं भैया 6 तो बजेंगे, 7 भी बजेंगे, 8 भी बजेंगे, तुम नहीं जगे तो ये थोड़ी घड़ी रुक जाएगी। तो टाइम और टाइड किसी का इंतज़ार नहीं करते। इट इज़ वेरी ट्रू, ये एकदम सत्य है कि वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, दैट दे कम एंड गो इन देयर ओन वेज, यानी समय और टाइड, यानी टाइम और टाइड अपने ही तरीक़ों से आते जाते रहते हैं। हैंस, इसलिए ए वाइज मैन मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कुछ भी समय उसको मिलता है उसका बेस्ट यूज़ करता है, उसका सबसे अच्छा सदुपयोग करता है। ही डजेंट पुट ऑफ द थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज, वो चीज़ों को आगे भविष्य में करने के लिए नहीं रखता। जैसा कि एक दुआ है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करेगो कब, यानी जो काम आपको कल करना था उसे आज ही करिए, और आज जो काम आप करने वाले उसको आप तुरंत करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह हम समय के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से, वी ऑल मस्ट रियलाइज, हम सभी को ये पहचानना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय के महत्व को। टाइम नेवर कम्स बैक, क्योंकि समय लौट करके नहीं आता। सो वी मस्ट कीप पेस, इसलिए हमको समय के साथ कदम बढ़ा करके चलना पड़ेगा, विद टाइम, समय के साथ। अदरवाइज, अन्यथा ये होगा कि वी लैग्स बिहाइंड फॉर एवर, हम हमेशा के लिए समय से पीछे छूट जाएंगे और समय आगे निकल जाएगा। आवर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, अब जैसे कि हमारी परीक्षाएं बिल्कुल आ रही हैं, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम, तो हमारा जो ये अमूल्य समय है इसे हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इफ़ वी वंस लॉस्ट इट, यदि हमने एक बार ये समय खो दिया तो इट विल नेवर कम बैक, ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा। देन वी विल हैव टू रिपेंट फॉर इट, और बाद में हम सिवाय इसके, यानी सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं कर सकते। वी शुड मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ आवर टाइम, इसलिए हमको हमारे समय का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, उसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग है वो हमको करना चाहिए। वी शुड डू आवर स्टडीज़ केयरफुली, हमको हमारी पढ़ाई केयरफुली करनी चाहिए, सावधानी से करनी चाहिए। सो दैट वी मे सिक्योर गुड मार्क्स, जिससे कि हम गुड मार्क्स यानी अच्छे अंक सिक्योर कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में यहाँ पर हम एक और स्पीच लेते हैं। स्पीच यहाँ पर ये स्पीच है, साइंस ए बून और ए कर्स, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान अपने आप में एक बून है या कर्स है, इसके बारे में हमको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन साइंस ए बून और ए कर्स, यानी प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने कि भाई विज्ञान एक वरदान है या एक अभिशाप है, इसके बारे में
कुछ बताना चाहता हूँ या उसके बारे में एक भाषण देना चाहता हूँ। देयर इज़ नथिंग गुड और बैड। कहीं कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। इट इज़ आवर थिंकिंग दैट मेक्स द थिंग सो। ये हमारा विचार है जो चीज़ों को अच्छा या बुरा बना देता है। वी आर लिविंग इन द साइंटिफिक एज। हम एक वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। दैट हैज़ प्रूव्ड ए ग्रेट बून टू द ह्यूमैनिटी। और जिसने ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए महान वरदान साबित हुई है। यानी ये जो विज्ञान है वो हमारे लिए यानी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा जो है वरदान या आशीर्वाद साबित हुई है विज्ञान। मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन आवर लाइफ। मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक जो विज्ञान है वो हमारे जीवन में एक आंदोलनकारी बदलाव लेकर के आई है। इट हैज़ फिल्ड आवर लाइव्स विद कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। विज्ञान ने हमारे जीवन को आराम और सुख सुविधाओं से भर दिया है। इट हैज़ कनकर्ड बोथ टाइम एंड डिस्टेंस। विज्ञान ने समय और दूरी सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। मैन हैज़ प्लेस्ड हिज फूट ऑन द मून। आदमी ने अपने कदम चंद्रमा के ऊपर रखे हैं। वी शुड रिमेंबर, हमको ये याद रखना चाहिए दैट टुडे ऑल आवर एक्टिविटीज़, कि आज हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ है, जो गतिविधियां हैं, आर कंट्रोल्ड बाई साइंस। सब कुछ साइंस के द्वारा ही नियंत्रित है। लाइक एनीथिंग एल्स साइंस हैज़ अदर साइड आल्सो। यानी हर चीज़ की तरह विज्ञान का भी एक दूसरा रूप भी है, एक दूसरा फेस भी है। इट इज़ आल्सो ए कर्स। ये एक अभिशाप भी है। वी हैव डेवलप्ड आवर वेपन्स। हमने ऐसे ऐसे वेपन्स डेवलप किए हैं, यानी विज्ञान की सहायता से हमने ऐसे हथियार बनाए हैं दैट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जो पलक झपकते ही इस सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, साइंस हैज़ बिकम ए थ्रेट टू द मैनकाइंड। यानी विज्ञान मानवता के लिए एक खतरा भी बन गई है। कहने का मतलब विज्ञान अपने लिए यानी मानवता के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण स्पीच लेंगे और ये टॉपिक है इसका, नॉलेज इज़ पावर। यानी ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज, जानकारी, ज्ञान। तो डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच। मैं एक स्पीच देने जा रहा हूँ ऑन द टॉपिक नॉलेज इज़ पावर। अनडाउटेडली, निसंदेह, नॉलेज इज़ पावर। निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज पावर है। स्कूल्स आर द पावर हाउस ऑफ नॉलेज। इसके अलावा हमारे जो विद्यालय हैं वो नॉलेज के पावर हाउस हैं, ज्ञान के केंद्र हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स इन आवर स्कूल्स। हम हमारे विद्यालयों में नई नई चीज़ें सीखते हैं। देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन पीपल यूज टू थिंक, जब लोग सोचा करते थे, दैट माइट इज़ राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकत ही अधिकार है। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। लेकिन अब समय बदल चुका है। वी हैव मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस। हमने बहुत सारी प्रगति कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सहायता से। टुडे, आज, इट इज़ नॉलेज, आज ये ज्ञान ही है यानी जानकारी ही है, दैट रूल्स द वर्ल्ड, जो इस दुनिया के ऊपर राज करती है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज वही उतना बड़ा शासक। तो हैंस आवर एम शुड नॉट बी जस्ट। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ गुड मार्क स्कोर करने का ही नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे अंक प्राप्त करने का ही नहीं होना चाहिए इन द एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं के अंदर। रादर वी शुड एम्फेसाइज मोर ऑन नॉलेज, बल्कि इसके अलावा हमको नॉलेज के ऊपर
यानी ज्ञान बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन, क्योंकि जब हम हमारी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं, व्हेन वी कम आउट ऑफ आवर कॉलेजेस, और जब हमारे कॉलेज से बाहर आते हैं, तो वी विल हैव टू फेस टफ कंपटीशन। और बाहर आते ही इस कठोर दुनिया में हमको कठोर कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। नॉलेज गिव्स वन इमेंस पावर, और यदि हमारे पास नॉलेज है तो नॉलेज उस व्यक्ति को इमेंस पावर प्रदान करती है, असीमित शक्ति प्रदान करती है। इफ़ वी हैव नॉलेज, यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो वी विल नेवर फेस डिफीट, और जिससे हम कभी भी डिफीट को फेस नहीं करेंगे, यानी कभी भी हारेंगे नहीं, हमेशा जीतेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल होते हैं। जैसे आर्टिकल लिखवाया जा सकता है आपसे, कोई स्पीच लिखवाई जा सकती है, या कोई विजुअल इनपुट आपको दिया जा सकता है, और उसको विजुअल इनपुट को देख करके आपको यहाँ पर अपना कंपोजिशन लिखना होता है। तो जैसे कि ये कुछ विजुअल इनपुट्स मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट विजुअल इनपुट्स जो कमिंग एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है इनकी आने की। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राइट एन आर्टिकल ऑन द हार्मफुल अफेक्ट ऑफ पॉलीथीन इन 100 वर्ड्स, यानी पॉलीथीन के हार्मफुल इफ़ेक्ट, हानिकारक प्रभावों के बारे में आपको 100 शब्दों में यहाँ पर एक लेख लिखना है। अब ये यहाँ पर आपको एक इनपुट दे दिया, जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक काऊ है जो कचरे में से प्लास्टिक की थैलियों को खा रही है, पॉलीथीन की थैलियों को खा रही है। तो देखते हैं हम इसको, इसी के ऊपर हमको यहाँ पर ये आर्टिकल लिखना है। तो इसका हमने यहाँ टॉपिक लिख दिया, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। तो यू कैन सी ए रबिश डंप, तुम कहीं भी कचरे के ढेर देख सकते हो, वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग पॉलीथीन बैग्स एंड गार्बेज, जहाँ तुम विभिन्न तरह के जानवर देख सकते हो, और विशेष रूप से गायों को देख सकते हो आप उस कचरे के ढेर में से पॉलीथीन के जो थैलियाँ होती है प्लास्टिक की, उनको और कचरे को खाते हुए। यानी इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट, यानी फूड वेस्ट को खाने की जो प्रक्रिया है, दे swallow मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड पैकेट्स, ये जानवर उन फूड वेस्ट के साथ साथ पॉलीथीन के बैग्स और डिब्बाबंद भोजनों के जो रैपर्स हैं, जैसे बिस्कुट के पैकेट के रैपर्स हैं, और विभिन्न तरह की नमकीन वगैरह है उनके रैपर्स हैं, उनको भी ये खा जाते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, और ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, जो रैपर्स हैं, उस खाने के सामान के साथ साथ उसको भी ये स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। और इससे क्या होता है कि इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चौक हो जाती है, यानी जो श्वसन तंत्र है उसमें नलियाँ जो है चौक हो जाती है, उनमें फंस जाता है प्लास्टिक, एंड कैन काज देयर डेथ, और इससे इन जानवरों की मृत्यु हो सकती है, या इन जानवरों की मृत्यु का कारण ये प्लास्टिक के बैग बन सकते हैं। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स हियर एंड देयर, यानी यहाँ वहाँ जो हम पॉलीथीन के बैग्सों को फेंक देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो ड्रेन्स हैं, जो नलियाँ हैं, वो भी अवरुद्ध हो जाती है, उसका भी कारण बनते हैं ये। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस, कभी कभी हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं, बहुत लापरवाह हो जाते हैं, एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट्स ईटीसी हियर एंड देयर, यानी यहाँ वहाँ हम जो रैपर्स हैं चिप्स खा करके और बिस्किट खा करके उनके जो रैपर्स हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं। सो वी शुड नॉट, इसलिए हमको
नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? यानी वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द ड्रेन्स और ऑन द रोड, यानी हमको नलियों के अंदर और सड़क के ऊपर इधर उधर इन प्लास्टिक के बैग्स को, यानी थैलियों को या रैपर्स को फेंकना नहीं चाहिए। एंड और क्या करना चाहिए? एंड टेक ए कॉटन कैरी बैग्स और ए जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। और जब हम बाज़ार में कुछ ख़रीदारी करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो अपने साथ या तो आप सूती कपड़े का थैला या जूट का बना हुआ थैला अपने साथ सामान लेने के लिए जाएं, जिससे आपको कम से कम प्लास्टिक की थैलियाँ लानी पड़े। क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ जो हम बाज़ार से लेकर के आते हैं, आखिरकार वो घर आते हैं और अब वो खाने की चीज़ तो है नहीं, उनको आकर के हम फेंक ही देते हैं बाहर। और वो जो थैलियाँ हैं उनसे क्या क्या परेशानियाँ पैदा होती है वो अभी आपने देखा। एंड यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ ए प्लास्टिक वन। यहाँ तक कि हमको हमारा जो लंच बॉक्स है, जो प्लास्टिक का यदि हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आज ही आप बदल दीजिए उसको, और उसके बदले में आप एक स्टील का लंच बॉक्स रखें, क्योंकि वो फेंकना नहीं पड़ेगा आखिरकार। तो इस कड़ी में हम यहाँ पर एक और ये विजुअल इनपुट लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक ताजमहल का चित्र है। ये ताजमहल है भारत का गौरव, और दुनिया के जो 7 वंडर्स हैं उनमें एक ताजमहल को माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के भी विजुअल इनपुट आ सकते हैं। जैसे आपको ताजमहल का चित्र दे दिया, कुतुब मीनार का दे दिया, महात्मा गांधी का दे दिया, और आपसे कहा जाए भाई कि इसके ऊपर आप एक लेख लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए। तो ये ताजमहल का देखिए आप, द गिवन विजुअल इनपुट इज़ द पिक्चर ऑफ द ताजमहल। यानी दिया हुआ जो चित्र है वो ताजमहल का है। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल। यानी ताजमहल नाम की जो इमारत है, इसका निर्माण शाहजहां नामक बादशाह ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ये भारतीय वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। दिस इज़ ए यूनिक कॉम्बिनेशन। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, अद्वितीय मिश्रण है ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। यानी भारतीय, पर्शियन और टर्किश जो शिल्पकारी है उसकी। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना एट आगरा इन यूपी। ये ताजमहल नाम की जो मॉन्यूमेंट है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा नामक शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इट वाज बिल्ट बिटवीन 1632 टू 1640 AD। यानी ये जो है, इस इमारत का जो निर्माण है, ये 1632 और 1648 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। इट टुक 17 years and 20,000 workers to build this monument of love। इस प्रेम की इमारत के निर्माण में 17 साल लगे। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया के 7 आश्चर्यों में से ताजमहल को भी एक आश्चर्य माना जाता है। पीपुल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू सी द ताजमहल। यानी पूरी दुनिया से लोग ताजमहल को देखने आते हैं इन इंडिया, भारत के अंदर, इन ग्रेट नंबर, बड़ी संख्या में। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो ताजमहल है ये बिल्कुल वाइट मार्बल का बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम एक और विजुअल इनपुट यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं अपने सिरों के ऊपर पानी के बर्तन रख के ला रही है कहीं दूर से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए आप,
Look at the given visual given below and write an article in about 100 words। यानी इस विजुअल को देख करके आपको 100 वर्ड में एक आर्टिकल यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर एक शीर्षक टाइटल देंगे इसका, यानी पोर्टेबल वाटर स्टिल ए चैलेंज। यानी पोर्टेबल यानी पीने का जो पानी है वो आज भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर आज भी पीने का पानी एक चुनौती है, स्पेशली इन विलेजेस, गांव के अंदर, जहां औरतों को दूर दूर से मटकियों में आज भी पानी भर भर के लाना पड़ता है। अब कल्पना कर सकते हो आपकी गर्मियों में उनकी क्या हालत होती होगी, जहां हम घर में भी बिना कूलर के, बिना एसी के नहीं रह पाते। बेचारी गांव की औरतें किस तरह मटकियों में पानी भर भर के लाती है दूर से, तेज़ गर्मी के अंदर, चमकती हुई सूर्य की किरणों के नीचे से। तो द बेसिक थिंग्स दैट ए मैन नीड्स आर ब्रेड, क्लॉथेज एंड होम। जो प्रारंभिक यानी आधारभूत जो ज़रूरत है आदमी की, और उनमें हम ये मानते हैं कि भाई वो ब्रेड है, क्लॉथेज है एंड होम, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी आदमी की बेसिक नीड है, मूलभूत ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बट देयर आर मैनी थिंग्स, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर आल्सो नीडेड फॉर लिविंग ए लाइफ, जीवन जीने के लिए जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड वाटर इज़ वन ऑफ देम। और पानी उन ज़रूरी चीज़ों में से एक है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा पानी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना हम जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। इट इज़ होपलेस टू नोट दैट आफ्टर द 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के 70 साल बाद भी ये देखना बड़ा ही होपलेस है कि आवर गवर्नमेंट हैव फेल्ड टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी हमारी जो सरकारें आई है अब तक, वो पूरी तरह से अच्छे अरेंजमेंट करने में सफल नहीं हुई है फॉर प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इन लोगों के लिए शुद्ध पीने का जल मैनेज करवाने में। इन सिटीज़ देयर आर फैसिलिटीज़ ऑफ रनिंग वाटर, हालांकि शहरों के अंदर रनिंग वाटर की यानी नलों के पानी की, बहते हुए पानी की फैसिलिटी है, बट इन द मोस्ट ऑफ द विलेजेस, लेकिन अधिकांश गांव में हालत बहुत ख़राब है। वीमन हैव टू कैरी पोर्टेबल वाटर, औरतों को ये पीने का पानी लाना पड़ता है इन देयर हेड्स, अपने सिरों के ऊपर रख करके। इट इज़ वेरी पैथेटिक, बड़ी दयनीय स्थिति है। द गवर्नमेंट शुड एनकरेज प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोजेक्ट को एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए फॉर मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर में अरेंजमेंट करने के लिए ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पीने का जल उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा पीपुल शुड एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लोगों को भी वर्षा जल संग्रहण का इस्तेमाल करना चाहिए टू फेस द सीजनल प्रॉब्लम, मौसमी समस्याओं का सामना करने के लिए। यानी लोगों को बरसात के समय में घर की छतों पे जो पानी आता है वर्षा का, उसे संग्रह करना चाहिए जिससे कि वो पानी जो है आगे काम में लिया जा सके। इसी को कहते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि इस क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई आर्टिकल या फिर कोई स्पीच या कोई विजुअल इनपुट। इनमें से करना आपको एक ही है। तो यहाँ हमने कुछ इनपुट्स यानी कुछ विजुअल इनपुट्स देखे, कुछ आर्टिकल्स देखे, कुछ स्पीचेस देखे, और ये सारे के सारे मैं आपके लिए चुनिंदा इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आया हूँ, और इन्हीं में से प्रोबेबली इस कमिंग एग्ज़ाम में आपके कोई ना कोई एक चीज़
आपके निश्चित रूप से आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे एट होम, स्टे सेफ। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करें और अपने आप को बचाएं। तो प्यारे बच्चों, आपके सुखद स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ, आपके सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।